जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा है आपको पार्ट 3 के लिए, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था, उसको छोड़ना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, इसलिए मैंने उसको पूरा किया। आइए अब थोड़ा सा हम पार्ट 3 के जितने भी प्रश्न हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वीडियो में कुल 100 प्रश्न होंगे और इसके पहले 2 वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुके हैं, जिनमें 200 प्रश्नों का आपने रिवीजन कर लिया है अगस्त महीने का। तो चलिए, समय गंवाने बिना जो है वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, 201वां प्रश्न है कि भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन बन गया है। तो देखिए, भारत का जो पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है, ये आपका गोवा है। यानी कि गोवा में हर घर में जल उपलब्ध है नल के माध्यम से, और इसको प्रमाणित कर दिया है भारत सरकार ने। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो देखिए, ग्रामीण आजीविका पार्क को स्थापित करेगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? रमन सिंह जी। अगला कि हाल ही में किसने निदान या फिर राष्ट्रीय एकीकृत डाटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स नाम का एक वेब पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया है। तो देखिए, इस निदान या फिर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स नाम के वेब पोर्टल को लॉन्च किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। और नेक्स्ट है कि राइन नदी किस महाद्वीप में बहती है। देखिए, राइन नदी बहुत चर्चा में थी, ये आपकी यूरोप में बहती है। और देखिए, जो इस समय गर्म मौसम चल रहा है, शुष्क मौसम चल रहा है, यानी कि सूखा मौसम है, ऊपर से गर्म भी है, तो पानी जो है इवेपोरेट होगा। और इस राइन नदी का भी जो है पानी बिल्कुल वाष्पीकृत हो गया है और ये सूख गया है। अब इसमें जो ट्रांसपोर्ट वगैरह होता था पानी के जहाज़ों के माध्यम से, ये बाधित हो गया है। तो इसी को लेकर राइन नदी काफ़ी चर्चा में है और ये आपकी यूरोप में बहती है, कई सारे देशों में, याद रखिएगा। अगला है कि किस मंत्रालय ने नमस्ते योजना शुरू की है। तो देखिए, नमस्ते योजना को शुरू किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने, और साथ में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने मिलकर। 206वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य का आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। तो देखिए, जो आपका मध्य प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश का जो मंडला जिला है, ये भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। और 207वां प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर मास्को सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर मास्को सम्मेलन में भारत की तरफ से राजनाथ सिंह, जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने भाग लिया था। और नेक्स्ट है कि किस राज्य ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च की है। तो देखिए, विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना को लॉन्च किया है असम की सरकार ने। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा जी। और नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया था, और इस सम्मेलन का नेतृत्व किया था भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। अगला है कि कितने शहरों ने हाल ही में खुद को अगस्त 2022 तक सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया। तो देखिए, टोटल 500 शहरों ने जो है अगस्त 2022 तक खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर जो है घोषित किया था। और नेक्स्ट है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ पर आयोजित होगा। तो देखिए, 2023 में जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है, ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आयोजित होगा। इंदौर जो है ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है, इसको आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए। अगला है कि हाल ही में किसने 20 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन के द्वारा आयोजित आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया था। तो देखिए, 20 अगस्त को ये उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया था, जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं। और अगला कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम रखा गया है। तो देखिए, भारतीय रेलवे की जो सबसे लंबी मालगाड़ी है, इसका नाम सुपर वासुकी रखा गया है। और नेक्स्ट है कि यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट की महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बन गई हैं। तो देखिए, जो आपका यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट है, इसकी महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली भारत की पहली फुटबॉलर बन गई हैं मनीषा कल्याण। यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है। 215वां प्रश्न की हाल ही में जाने माने उपन्यासकार नारायण का निधन हो गया, ये किस राज्य के निवासी थे। तो देखिए, जो उपन्यासकार नारायण जी थे, ये जो है केरल के निवासी थे। और अगला प्रश्न है कि किस तिथि को आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 21 अगस्त को।
और 217वां प्रश्न है कि हाल ही में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने किसे अपने न्यासी बोर्ड में नामित किया। तो देखिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने जो है आशीष धवन को अपने न्यासी बोर्ड में नामित किया है। और अगला है कि हाल ही में किस तिथि को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे यानी कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। तो देखिए विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस को हम 21 अगस्त को हर साल मनाते हैं। और अगला प्रश्न है कि धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए 22 अगस्त को हम धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। और देखिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। 220वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लस फीचर एक्वा बाजार का शुभारंभ किया। तो देखिए मत्स्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन में ऑनलाइन मार्केट प्लस फीचर के साथ जो है एक्वा बाजार का शुभारंभ किया गया है पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल सिप्ते रजी का निधन हो गया। तो देखिए जो आपके सिप्ते रजी हैं ये झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे। और 222वां की हाल ही में किस स्थान पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने KPITCSIR के द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया। तो देखिए हाइड्रोजन से चलने वाली जो पहली बस है इसका अनावरण पुणे में किया गया है। और इसका निर्माण किसने किया है, इस बस का निर्माण KPITCSIR के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में समर बनर्जी का निधन हो गया, ये क्या थे। तो देखिए समर बनर्जी भारत के एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे और ये भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके थे। नेक्स्ट है कि 15वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में भारत किस स्थान पर रहा। तो देखिए 15वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में भारत जो है ये तीसरे स्थान पर रहा था। और देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड था, ठीक है, तो इसमें जो भारत के खिलाड़ी थे किन्होंने कौन सा पदक जीता इसको मैं बता देता हूँ आपको। देखिए इस अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में राघव गोयल ने जो कि चंडीगढ़ से थे इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता। मोहम्मद साहिल अख्तर ने कोलकाता से जो कि हैं इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता। मेहुल बोर्ड ने भी गोल्ड मेडल जीता, ये हैदराबाद से हैं। और मलय केडिया ने सिल्वर मेडल जीता, ये गाजियाबाद से हैं। और अथर्व नीलेश महाजन ने सिल्वर मेडल जीता, ये इंदौर शहर से हैं, ठीक है। तो इन सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और टोटल 5 पदक भारत को दिलाए थे इस ओलंपियाड में। अगला कि 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। तो देखिए जो 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन है इसकी मेजबानी कनाडा करेगा। और इस सम्मेलन की थीम होगी इंक्लूसिव एक्सेसिबल अकाउंटेबल एंड स्ट्रांग पार्लियामेंट द कार्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। और अगला है कि किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया। तो देखिए जो आपका बिहार राज्य है, बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। और 227वां प्रश्न की हाल ही में गूगल ने भारत के किस प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और मौसम विज्ञानी की 104वीं जयंती के अवसर पर एक खास डूडल बनाकर सम्मानित किया इनको। तो देखिए जो अन्ना मणि है, ठीक है, अन्ना मणि कौन है, यहाँ पे इनकी फोटो है। ये भारत की एक बहुत ही फेमस भौतिकी विज्ञानी थी और मौसम विज्ञानी भी थी। इनकी 104वीं जयंती इस साल मनाई गई है और इनको सम्मानित करने के लिए इनका एक डूडल बनाया था गूगल ने। अगला है कि नासा 2024 में किस प्रोग्राम के तहत जो है चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रहा है। तो देखिए नासा जो है 2024 में आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो देखिए पराग्वे एक छोटा सा देश है जहां पर एस जयशंकर जो है ये यात्रा पर गए थे अगस्त महीने में पराग्वे की। और इसी यात्रा के दौरान इन्होंने वहां पर महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में पंजाब और हरियाणा ने किसके नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखने की घोषणा की है। तो देखिए पंजाब और हरियाणा ने जो है मिलकर कहा है कि जो चंडीगढ़ हवाई अड्डा होगा इसका नाम भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, हमारे शहीदों को सम्मान मिल रहा है। अगला है कि मंकी पॉक्स की जांच करने के लिए पहला स्वदेश निर्मित RT-PCR किट किसने बनाया। तो देखिए मंकी पॉक्स की जांच करने के लिए जो पहला स्वदेशी निर्मित जो है RT-PCR किट है इसको बनाया है ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स ने। और नेक्स्ट है कि दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हर साल हम मनाते हैं 23 अगस्त को।
और 233वां प्रश्न है कि इंग्लैंड में भारत का नया उच्चायुक्त कौन बनाया गया। तो देखिए अभी हाल ही में भारत के विक्रम दोराईस्वामी को जो है इंग्लैंड में अपॉइंट किया गया है भारत के उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर के रूप में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव अपॉइंट किया गया। तो देखिए जो आपके राजेश वर्मा हैं इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव बनाया गया है। और जो आपके वर्मा जी हैं ये ओडिशा कैडर के 1987 बैच के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है कि विश्व गुजराती भाषा दिवस को हम कब मनाते हैं। तो देखिए हर साल हम 24 अगस्त को मनाते हैं विश्व गुजराती भाषा दिवस। देखिए जो आपका ये गुजराती भाषा दिवस है ये दिन गुजरात के महान लेखक वीर नर्मद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 24 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक कौन बने। तो देखिए जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी है इसके निदेशक बने हैं देवाशीष मोहंती। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड में 29.18% हिस्सेदारी खरीद ली है। तो देखिए जो आपका नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड है इसको एनडीटीवी के नाम से आप जानते हैं। इसमें जो है गौतम अडानी ने कुल 29.18% हिस्सेदारी खरीद ली। और ये काफ़ी चर्चा में न्यूज़ रहा है, इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में पेपर में प्रिंट होकर मिलेगा। अगला है कि हाल ही में किस कंपनी ने राजस्थान के सांचौर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है। तो देखिए जो आपका HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इसने राजस्थान के सांचौर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत हाल ही में की थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अब्दुल गफ्फार नाडियावाला का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो देखिए जो आपके अब्दुल गफ्फार नाडियावाला थे ये जो है एक फिल्म निर्माता थे बॉलीवुड के और ये अब जो है अल्लाह को प्यारे हो गए। अगला है कि हाल ही में किस स्थान पर अमित शाह की अध्यक्षता में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई। तो देखिए भारत के गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई थी। और नेक्स्ट है कि चालू वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान है। तो देखिए जो चालू वित्त वर्ष है 2022-23 का इसकी पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ये 13 से 15.7% रहने का अनुमान है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और बेलारूस के रक्षा मंत्रियों के साथ बातचीत की। तो देखिए जो ताशकंद है, ठीक है, ताशकंद में जो है भारत के रक्षा मंत्री वहाँ की यात्रा पर गए थे और उसी दौरान इन्होंने उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और बेलारूस के रक्षा मंत्रियों से बात की, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन को लॉन्च किया। तो देखिए हाइड्रोजन से चलने वाली जो दुनिया की पहली ट्रेन है इसको लॉन्च किया है जर्मनी ने। ये प्रश्न काफ़ी चर्चा में रहा था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसको दिया गया। तो देखिए एंजेला मर्केल जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी हैं इनको यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला कि हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जिसको आप VLSRSAM कह सकते हैं, ठीक है, तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो देखिए ओडिशा के चांदीपुर से इस वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया है डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर। देखिए जो आपका VLSRSAM प्रणाली है इसको डीआरडीओ के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। अगला है कि किस देश के फहमीदा अजीम ने पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता। तो देखिए पुलित्जर पुरस्कार 2022 को बांग्लादेश की फहमीदा अजीम ने जीता है और इनको ये पुरस्कार सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए दिया गया है। आपको बता दूं इनसाइडर पत्रिका के 4 पत्रकारों को ये सम्मान मिला है जिनमें पहले आपके हैं एंथनी डेल कर्नल, दूसरे हैं जोश एडम्स और तीसरे हैं वाल्ट विकी और चौथे का नाम है फहमीदा अजीम। ये भी जो है जो इनसाइडर पत्रिका है इसके जो है ये पत्रकार इसकी हैं, ठीक है, कौन, ये फहमीदा अजीम जो कि बांग्लादेश की निवासी हैं लेकिन ये अमेरिका में रहती हैं फिलहाल। और इन सभी को जो है चीन में उइगर जो मुसलमान हैं उनके उत्पीड़न पर काम करने के लिए जो है ये सम्मान दिया गया है। अगला कि भारत में किस वर्ष तक राजमार्गों की लंबाई 1.8 लाख किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। तो देखिए 2025 तक जो है राजमार्गों की लंबाई 1.8 लाख किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनाने की घोषणा की है। तो देखिए ये प्लेस लखनऊ है जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक है।
तो लखनऊ में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनने जा रहा है। अगला कि हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक ने जो है डिजिटल रुपया लॉन्च करने की घोषणा की है। तो देखिए अभी हाल ही में भारत का जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने कहा है कि हम भी जो है डिजिटल रुपया लॉन्च करेंगे। अगला कि हाल ही में किसने ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम आज़ादी क्वेस्ट लॉन्च किया। तो देखिए आज़ादी क्वेस्ट को लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने। और अगला है कि हाल ही में किस कंपनी ने पाम तेल की खेती को बढ़ावा देने के लिए असम, मणिपुर और त्रिपुरा सरकार के साथ समझौता किया है। तो देखिए अभी हाल ही में ये समझौता गोदरेज एग्रोवेट नाम की कंपनी के साथ किया गया है। नेक्स्ट है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो देखिए ओणम जो है ये केरल का प्रमुख त्यौहार है। ये तमिलनाडु वगैरह में भी मनाया जाता है, लेकिन ये केरल का सबसे मेन फेस्टिवल है ओणम। इसका इंतजार बहुत बेसब्री से करते हैं वहाँ के लोग। देखिए इस साल जो ओणम का त्यौहार है ये 8 सितंबर को गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। हर साल इसका डेट अलग अलग होता है, इस बार ये 8 सितंबर को मनाया जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अंडर 18 एशियन वॉलीबॉल पुरुष चैंपियनशिप 2022 में किसने जो है कांस्य पदक जीता। तो देखिए भारत ने कांस्य पदक जीता था अगस्त महीने में अंडर 18 एशियन वॉलीबॉल पुरुष चैंपियनशिप 2022 में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का कार्यकारी निदेशक बनाया गया। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं के वी सुब्रमण्यम। और अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है। तो देखिए डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं समीर वी कामत जी। और 256वां की अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस कब मनाते हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस को हम 26 अगस्त को मनाते हैं। और 257वां की हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य के मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। तो देखिए पीएम मोदी ने अभी हाल ही में पंजाब के मोहाली में जो है होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है। अगला है कि किस राज्य में स्थित अनंग ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। तो देखिए दिल्ली में स्थित जो आपका अनंग ताल है इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संगठन के शक्तिशाली नए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से जो है बृहस्पति यानी कि जुपिटर की ताज़ा तस्वीरें खींची गई। तो देखिए ये आपका जो संगठन है इसका नाम है नासा, जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। और आपको बता दूं इस ना 260वां प्रश्न की हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली समेत सभी 23 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। तो देखिए भारत में जितने भी एम्स होंगे वर्तमान में देखिए जो बन रहे हैं और जो बन चुके हैं उनको मिलाकर लगभग 24 एम्स हैं। तो इन सभी का नाम जो है अब स्थानीय नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों और ऐतिहासिक घटनाओं और स्मारकों के नाम पर रखा जाएगा जहां पर ये एम्स लोकेटेड हैं, ठीक है, वहां के। अगला कि हाल ही में कर्नाटक की सरकार ने किसके साथ में कृषि को बढ़ावा देने हेतु एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो देखिए हाल ही में कर्नाटक की सरकार ने जो है ईसा फाउंडेशन के साथ में कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट है कि आरबीएल बैंक ने किसे गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में अपॉइंट किया है। तो देखिए आरबीएल बैंक के जो गैर कार्यकारी निदेशक अपॉइंट किए गए हैं इनका नाम है गोपाल जैन और डॉक्टर शिव कुमार गोपालन। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट 49वें मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के 49वें चीफ जस्टिस बने हैं उदय उमेश ललित। आपको पेपर में यू ललित भी लिखा मिलेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यू ललित मतलब उदय उमेश ललित। इन्होंने इस पद पर एन वी रमणा का स्थान लिया है। अगला कि भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है। तो देखिए भारत ने 2070 तक जो है शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है। अगला कि भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहां पर बनाया जाएगा। तो देखिए भारत का जो पहला 3D पोस्ट ऑफिस है ये बेंगलुरु में बनाया जाएगा। अगला कि हाल ही में फीफा के द्वारा किस देश के फुटबॉल महासंघ पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। तो देखिए फीफा ने भारत के फुटबॉल संघ पर जो प्रतिबंध लगाया था उसको अगस्त महीने में ही हटा दिया गया। अगला कि लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय जेवलिन थ्रोवर कौन बन गए हैं। तो देखिए लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले जो पहले भारतीय जेवलिन थ्रोवर हैं ये बन गए हैं नीरज चोपड़ा जी। अगला कि यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष वर्ग का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो देखिए जो आपके करीम बेंजेमा है इनको यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष वर्ग का खिताब दिया गया है। अगला कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की बाढ़ ने एक दशक में सबसे भीषण आपदा में कितने मिलियन लोगों को प्रभावित किया।
तो देखिए अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की बाढ़ ने जो है एक दशक में सबसे भीषण आपदा में टोटल 33 मिलियन लोगों को प्रभावित किया है। अगला प्रश्न है कि आईडीएफसी बैंक ने किसे 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 तक के लिए बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो देखिए जो आपका आईडीएफसी बैंक है इसने जो है महेंद्र शाह को 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 तक के लिए जो आपका आईडीएफसी बैंक है इसका प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया है। अगला कि हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने किसे जो है किस कंपनी के साथ मिलकर जो है क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। तो देखिए एचडीएफसी बैंक जो है ये टाटा न्यू प्लस नाम की कंपनी जो है उसके साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा। ठीक है। अगला कि हाल ही में किस स्थान पर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया। तो देखिए महाराष्ट्र के नागपुर में जो है वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया था अगस्त महीने में। अगला कि किस राज्य ने परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च की है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की सरकार ने परिवार कल्याण कार्ड योजना को लॉन्च किया है। और अगला कि हाल ही में कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात माआन की चपेट में आया। तो देखिए जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात माआन है इसकी चपेट में फिलीपींस आया था। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 प्रकाशित किया है। तो देखिए बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 को प्रकाशित किया है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। और नेक्स्ट है कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना जो है ये किस तिथि को लागू होगी। तो देखिए वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना को लागू किया जाएगा 2 अक्टूबर 2022 से। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस स्थान पर भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। तो देखिए भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और अगला कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने डेटा भंडारण मानदंडों के अनुपालन के बाद किस बैंक के क्रेडिट कार्ड सेवा पर से जो है प्रतिबंध हटा दिया है। तो देखिए जो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक है इस पर जो प्रतिबंध लगा था क्रेडिट कार्ड सेवा पर ये आरबीआई ने हटा दिया था अगस्त महीने में ही। अगला कि हाल ही में किस योजना के अंतर्गत आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण साथ में रेलवे विकास निगम लिमिटेड के द्वारा एक जो है त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो देखिए इस योजना का नाम है भारतमाला परियोजना। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि दी। तो देखिए अमेरिका ने जो है अगस्त महीने में यूक्रेन को 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि दी थी। और नेक्स्ट है कि किस देश की सरकार ने ई चिप पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। तो देखिए ई चिप पासपोर्ट को लॉन्च करेगी भारत की सरकार। मतलब भाई ऐसा पासपोर्ट अब लॉन्च किया जाएगा जिसमें चिप लगा होगा और इस चिप में जो व्यक्ति जिसका पासपोर्ट होगा उसकी सारे डाटा इसमें सेव होंगे। अगला है कि स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 2022 कब से कब तक आयोजित किया गया। तो देखिए स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह को जो है 23 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में आयोजित किया गया। देखिए जो स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह था ये पहली बार 1991 में आयोजित किया गया था। अगला कि परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हम 29 अगस्त को मनाते हैं। अगला है कि तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने। तो देखिए तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं विराट कोहली। और अगला है कि T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो देखिए T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा बन गए हैं। और रोहित शर्मा ने कुल जो है 3,499 रन पूरे कर लिए हैं T20 इंटरनेशनल में। अगला कि हाल ही में नीति आयोग ने किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है। तो देखिए नीति आयोग ने जो है हरिद्वार जिले को जो है जो कि उत्तराखंड का एक जिला है इसको भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है। और नेक्स्ट है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस को हम 29 अगस्त को मनाते हैं। और अगला कि हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 29 अगस्त को आर्टेमिस 1 नाम का एक रॉकेट लॉन्च किया है। तो देखिए अमेरिका का जो अंतरिक्ष एजेंसी नासा है इसने 29 अगस्त को आर्टेमिस 1 नाम का रॉकेट लॉन्च किया था। नेक्स्ट है कि सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता।
तो देखिए जो आपके सात्विक साईराज और रंकीरेड्डी हैं और चिराग शेट्टी है, इन दोनों की जोड़ी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। अगला कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की स्थिति को शुरू की गई थी। तो देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना को 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। अगला कि भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष आदिल सुमरीवाला बन गए हैं। और अगला कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस स्थान पर स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान के शुभारंभ के अवसर पर स्वयंसेवकों और विभिन्न संगठनों के सदस्यों के साथ कचरा उठाने के लिए हाथ मिलाया? तो देखिए जो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, इन्होंने पुदुचेरी में जो है अगस्त महीने में स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान के शुभारंभ के अवसर पर स्वयंसेवकों और विभिन्न संगठनों के सदस्यों के साथ कचरा उठाने के लिए हाथ मिलाया था। अगला कि राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस है, ये कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस को हम 30 अगस्त को मनाते हैं। और अगला प्रश्न है कि लापता विवादों के पीड़ितों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को कब मनाया जाता है? तो देखिए लापता विवादों के पीड़ितों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हम 30 अगस्त को मनाते हैं। और अगला कि मिस दीवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी? तो देखिए मिस दीवा यूनिवर्स 2022 बन गई हैं दीविता राय। और नेक्स्ट है कि मर्सिडीज बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन बने? तो देखिए मर्सिडीज बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक बन गए हैं संतोष अय्यर जी। और अगला कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज बन गए हैं जेम्स एंडरसन। और नेक्स्ट है कि हाल ही में नीति आयोग ने जो है किस राज्य में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखिए ये राज्य आपका जम्मू कश्मीर है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन ने BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो देखिए ये देश आपका डेनमार्क है। डेनमार्क के खिलाड़ी हैं विक्टर एक्सेल्सन, जिन्होंने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2022 में जो है पुरुष एकल खिताब जीता है। आखिरी प्रश्न इस वीडियो का है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्रों की सूची में कौन सा स्थान पहले पायदान पर है? तो देखिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्रों की सूची में बीजिंग जो है ये पहले स्थान पर है। तो वीडियो कैसा लगा? ताबड़तोड़ मैंने आपको सारे प्रश्न रिवाइज करा दिए। बताइए कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा। अब आपका काम है इसको शेयर करना, कम से कम 2 लोगों को, मैक्सिमम जितने लोगों को कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो धन्यवाद। जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे।